हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगा। नेशनल इनकम से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो भी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारी चीज़ें हैं या नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय जो है या जीडीपी जो है, वह किसी देश की शक्ति को बताता है। आंतरिक शक्ति उसकी कितनी है, ना कि उस देश के लोगों के खुशहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता, बल्कि उस राष्ट्र के शक्ति को जो है प्रदर्शित करता है कि उस राष्ट्र की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। हम आपको बताएंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। तो आगे की क्लास में बताया जाएगा आपको। आर्थिक समृद्धि जब हम आपको बताएंगे तो आर्थिक समृद्धि में ही आएगा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इसके वृद्धि से देश के विकास को दर्शाता है, लेकिन वह उस देश में रहने वाले नागरिकों की व्यवस्था को सही ढंग से नहीं दर्शा पाता। उसको हम आर्थिक विकास में बताएंगे। आर्थिक विकास क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ के बता देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस को सबसे पहले समझते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि में आपका जीडीपी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। देश की शक्ति के, देश के उत्पादन को, देश की कैपेसिटी के बारे में बताता है, लेकिन इससे वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को, स्वास्थ्य के, शिक्षा के पता नहीं चल पाता। आर्थिक समृद्धि के तहत हम स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्लस जीडीपी, नेशनल इनकम, इन सारी चीज़ों की जो है कल्पना करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास एक बृहद संकल्पना है। इसी के अंतर्गत जो है आर्थिक समृद्धि एक छोटी सी संकल्पना मानी जाती है। आर्थिक समृद्धि में हम देश की कैपेसिटी के बारे में, जीडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में जानकारी रखते हैं, जबकि आर्थिक विकास में सांस्कृतिक विकास, बौद्धिक विकास, मानव के स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव का कौशल, सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, अभी यहाँ पे यूज होगा, इसलिए हमने आपको बता दिया मोटी मोटा कि जो चीज़ें हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं। सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इसमें से ए व्यक्ति जो है उपभोक्ता है और बी व्यक्ति जो है उत्पादन करता है। अब देखिए, अगर हम प्राचीन काल में जाते हैं, सपोज दैट हड़प्पा के समय में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा बाज़ार नहीं था, वस्तु विनिमय होता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था। तो ओनली क्या होता था,
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करता था। कैसा होता था? वस्तु विनिमय होता था। कैसा? वस्तु विनिमय होता था। इसको जो ज़रूरत होती थी इससे ले लेता था, फिर इसकी ज़रूरत है इससे ले लेता था, एक दूसरे से आदान प्रदान होता था। तो हम यहाँ पे एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हैं कि सपोज दैट एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ये उपभोक्ता है और ये उत्पादन करता है। अब क्या होगा? ए व्यक्ति का बी व्यक्ति से लेन देन होगा, तो अब ए व्यक्ति बी व्यक्ति क्या आ जाएगा? श्रम करेगा। क्या? लेबर। यहाँ पे श्रम करेगा, और जब ये इसके यहाँ श्रम करेगा तो ये इसको इनकम देगा, ये इसको आय देगा। जब ये आय देगा तो ये यहाँ पे व्यय करेगा। व्यय करेगा तो क्या होगा? ये इसको कुछ उत्पाद दोगा। ठीक, जैसे दो व्यक्ति हैं, मैं हूँ और एक व्यक्ति ये हैं, तो ये हमारे यहाँ श्रम करने आते हैं तो हम इनको आय देंगे, पैसा देंगे। तो जब पैसा देंगे तो ये खर्च करेंगे। दो ही लोग अगर हम कल्पना करते हैं तो ये खर्च करेंगे, तो हमारे यहाँ से कुछ सामान ले जाएंगे। तो इन दोनों का अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या ये क्या है? अर्थशास्त्र है। माइक्रो में देख रहे हैं, हाँ, सूक्ष्म तरीके से इसको हम देख रहे हैं। इसी प्रकार जो है, तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आएगी, आय, व्यय और उत्पाद। ये कंडीशन कब बनेगी? देखिए, अगर ये व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, ये व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, आय उसकी क्या हो गया? 100। वो व्यय कितना करेगा? जितने का आएगा उतना ही व्यय करेगा, और व्यय करेगा तो उतने का उत्पाद खरीदेगा। अगर वो बचत नहीं करता सामान्य कंडीशन में, तो 100 रुपये आएगा तो 100 रुपये हम खर्च करेंगे और 100 रुपये का सामान लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आय इक्वल टू व्यय इक्वल टू उत्पाद। ठीक, तो ये कंडीशन हमने देखा। एक आदर्श व्यवस्था ये हम कल्पना करते हैं, आपको जानकारी के लिए लिया गया है कि दो व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध होता है। एक उपभोक्ता है, एक उत्पादन करता है, इसके यहाँ श्रम करता है तो इसको आय की प्राप्ति होता है। जब आय को ये खर्च करता है तो इसको जो है कुछ सामान मिलता है। कब? जब कोई गवर्नमेंट नहीं होता है, कोई मार्केट नहीं होता है, ठीक है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट में मतलब निवेश, कहीं पे ये खर्च नहीं करता। ठीक, नॉर्मल कंडीशन एक हम इसको आदर्श कंडीशन समझते हैं कि जब कोई सरकार नहीं होगा, कोई एक बाजार नहीं होगा और निवेश नहीं होगा। जब निवेश नहीं होगा तो जितना आएगा उतना ही खर्च कर देगा। हाँ, निवेश नहीं करेगा, बचत नहीं करेगा, ठीक है, तो और जितना व्यय करेगा तो उतने का उत्पाद मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में दोनों ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो एक संकल्पना को हम देखते हैं। आगे देखते हैं। ये जो दोनों हम बताए थे ये छोटे तरीके, ठीक। तो अब क्या कंडीशन बनता है यहाँ पे? एक इसके यहाँ श्रम करता है तो इसको क्या देता है? आय देता है, जिसको हम इनकम का। फिर ये इसके यहाँ व्यय करता है, फिर ये इसको क्या देता है? उत्पाद देता है। तो अब अगर इनके आय को मापना हो तो कितने तरीके से नाप सकते हैं? देखिए कैसे नाप सकते हैं। तो श्रम को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, कितना श्रम किया है तो इसको कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसको आय को मापा नहीं जा सकता। अब आय, इसका आय कितना हुआ? आय से हम पता कर सकते हैं। आय आया तो कितना व्यय किया, ठीक, व्यय किया तो कितना
उत्पाद मिला। तो हम इसके अगर इनकम को कैलकुलेट करना हो तो कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं? एक आय का, कितना आय आया, कितना व्यय हुआ और कितना उत्पाद, ये कैलकुलेशन की विधि हो सकती है, क्योंकि श्रम को हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। यही कंडीशन में हमने बताया अभी आपको, आय इक्वल टू व्यय इक्वल टू उत्पाद। ठीक, अगर कहीं निवेश नहीं करता, बचत नहीं करता, तो जितना आएगा उतना खर्च करेगा, उतने का सामान खरीदेगा। ठीक है ना, इसको हम समझने के लिए बताए हुए हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच का अंतर संबंध है। उसी प्रकार पूरे राष्ट्र की बात होती है, उसी प्रकार पूरे राष्ट्र की बात होती है। तो उस राष्ट्रीय आय को मापने कितनी विधियाँ हो सकती हैं? एक आय विधि हो सकती है, हाँ, कि कितने लोग जो है काम कर रहे हैं, उनका इनकम क्या है। एक व्यय, कितना खर्चा कर रहे हैं, या उत्पाद विधि या वैल्यू एडेड या मूल्य वर्धित जो है विधि। थोड़ा सा इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में, नहीं तो हिंदी के शब्दों में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो ये संकल्पना हम समझते हैं। देख लिए किसी व्यक्ति की आय मतलब निकालने का कितनी विधि है? एक आय, एक व्यय और एक उत्पाद। तो उसी प्रकार राष्ट्रीय आय मापने की विधि, कितनी विधियां हैं? एक आय का है, एक व्यय का है, एक उत्पाद का है। ठीक, अब देखते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्र के नागरिकों की आय, मतलब इस देश में जो नागरिक हैं, हाँ, उनकी आय की बात करता है। कितना उत्पादन करते हैं, हाँ, उनकी कितनी आय है। तीन विधि से निकाल सकते हैं, या तो आय से निकाल लें, या तो वैसे उत्पाद, जो हमने यहाँ बता दिया आपको सिंपल भाषा में, कि अगर इसका निकालना हो इनकम इन दोनों के बीच का, तो कैसे निकालेंगे? आय व्यय उत्पाद तीन विधि है, कुछ श्रम को हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। अब देखिए, आय मापने में क्या, आय में क्या लेते हैं? वेतन भत्ता, बोनस, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, किराया, रॉयल्टी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। व्यय के अंतर्गत गृह इकाई, उत्पादन की इकाई, हाँ, और सरकार द्वारा किया गया व्यय, जो सरकार खर्च करती है, उसको भी तो जोड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना खर्च हो रहा है, कितना इनकम है। भाई हमारे 500 रुपये है, तो हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं? 10 जगह खर्च कर रहे हैं, कहीं 10 रुपये, कहीं 20 रुपये, कहीं 5 रुपये। तो सारा कैलकुलेट करेंगे तभी तो हमारा निकलेगा। और ये तीसरा उत्पाद विधि, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जा रहा है माल, उत्पादन कितना कर रहे हैं, या तो उसको कैलकुलेट कर लें। तो तीन विधियाँ होती हैं, जिसमें से ये दोनों विधियाँ सक्सेस नहीं रही। कारण आय विधि में क्या होता है कि हमारे यहाँ टैक्स की चोरी होती है, लोग अपने आय का सही सही विवरण नहीं देते, इसलिए आय विधि जो है कैलकुलेट करने में समस्या आती है, और वो जो है सही आकलन नहीं दे पाता। तो जब आय विधि नहीं दे पाता तो व्यय विधि में देखते हैं। आय का अगर सही आकलन नहीं दे रहे हैं तो व्यय का भी नहीं देते हैं, वो भी लोग चोरी से करते हैं, खर्च भी चोरी से करते हैं, या रिसीविंग नहीं लेते हैं, हाँ, उसको भी चुराने की कोशिश करते हैं। तो व्यय विधि भी हमारे यहाँ उतना सफल नहीं है। विधियाँ तीन हैं, लेकिन आय विधि में कमी है, व्यय विधि में कमी है, कि इससे सही आकलन हमको नहीं मिल पाता। इसलिए आय विधि और व्यय विधि को हम कैलकुलेट नहीं करते। जो हमारा मेन है वो है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि, वैल्यू एडेड। इसी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। व्यय में गृह इकाई, जो हाउस होल्ड खर्च करते हैं, सरकार द्वारा जो खर्च किया गया होता है, जो प्रोडक्शन कंपनियां करती हैं, वो सारी चीज़ें को शामिल किया जाता है। इसमें आपको बहुत जोर नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों हैं शामिल नहीं किए गए, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें गड़बड़ा जाता है। जिसको हमको देखना है वह है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि। इसके अंतर्गत हम जीडीपी को पढ़ेंगे, एनडीपी के पढ़ेंगे, जीएनपी को पढ़ेंगे,
और एनएनपी को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको 2 से 3 वीडियो में जो है हम नेशनल इनकम को ख़त्म कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप केवल इसको समझने की कोशिश करिए। इसके पहले आपने जो पढ़ा गया उसको दिमाग में कूड़ा हो तो उसको दूर करिएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक ही है ये, केवल उसको देखें, लास्ट तक इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारा भी मनोबल जो है बढ़े कुछ। तो राष्ट्रीय आय जो आपको बार बार शब्द यूज होने वाले हैं, उसमें आपके निवासी, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू सीमा, इकोनॉमिकल टेरिटरी आर्थिक सीमा, और अंतिम में वस्तु एवं सेवा, ये एक फैक्टर होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बताने के बाद मैं आप लोगों को जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी बताऊंगा, क्योंकि ये शब्दावलियाँ जो है यही मेन है। जब ये शब्दावलियों का अर्थ आपको क्लियर हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हमने बताया आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि में जीडीपी आएगा, नेशनल इनकम आएगा, जो राष्ट्र के विकास का सूचक है, लेकिन राष्ट्र के अंदर रहने वाले नागरिकों का विकास का सूचक नहीं माना जाता। उसके अंतर्गत हम आर्थिक विकास की संकल्पना करते हैं। इसके बाद हमने एक आदर्श इकोनॉमी ली, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच अंदर संबंधों में हमने बताया कि कैसे होता है। एक व्यक्ति उत्पादक करता, एक उपभोक्ता था, दोनों में लेन देन होता है। तो उसके आय मापने की 3 विधियाँ हमने बताई, एक आय विधि, एक व्यय विधि, एक उत्पाद विधि, क्योंकि श्रम को कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जितना व्यक्ति के पास आएगा उतना ही खर्च करेगा और उतने का ही प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर कहीं निवेश नहीं करता और सेविंग नहीं करता, बचत नहीं करता, तो आदर्श संकलन आय इक्वल टू व्यय इक्वल टू बचत। तो इसको इनकम को कैलकुलेट करने की वही 3 विधि है, आय, व्यय और उत्पाद। ठीक, तो हम भारत के संदर्भ में देखते हैं नेशनल इनकम मापने के 3 तरीके। आय विधि में हमने देखा किराया, वेतन, भत्ता, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर टैक्स की चोरी होती है, लोग अपने आय का सही विवरण नहीं देते, जिससे आकलन सही नहीं आता, इसलिए यह उतना सफल नहीं है। व्यय विधि, जब लोग अपनी आय को चुराते हैं तो व्यय करते हैं, उसकी रिसीविंग नहीं लेते, उसका सही आकलन गवर्नमेंट को उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए यह व्यय विधि भी उतना सफल नहीं है। जो हमारे यहाँ अध्ययन किया जाता है वह उत्पाद विधि, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मार्केट प्राइस पे क्या होता है, फैक्टर प्राइस पे क्या होता है, किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।